आज हमारे विद्यार्थी जो शिक्षा प्राप्त करके एक नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, एक तरह से मानो तो शिक्षा की थ्योरी को समझने के बाद जीवन के प्रैक्टिकल अंदाज में उसको क्रियान्वित करने के लिए उतर रहे हैं। ये आप सब के लिए, हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है। और मैं ये मानता हूं कि यह महत्वपूर्ण दिन भी है जब आप इस शिक्षा मंदिर से अपनी विद्वता का भंडार अपने साथ समेट करके जीवन के उसके क्रियान्वयन के लिए आप सब लोग अपने जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। इसके लिए मैं फिर से आप सबको हार्दिक बधाई भी देता हूं और अपनी ओर से सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देता हूं कि आपने जो जीवन में पाया है, जो शिक्षा पाई है, उसका आप भरपूर उपयोग करते हुए जीवन में इसको एक इंस्ट्रूमेंट, एक औजार बनाते हुए जीवन में एक सफल नागरिक, एक सामाजिक प्राणी के रूप में देश सेवा और विश्व की सेवा में अपने आप को समर्पित करेंगे। ऐसा मेरी आशा ही नहीं है, मेरा विश्वास है, जिसको आप सब लोग पूरा करेंगे। मित्रों, शिक्षा आज जब आपने ग्रहण की है, मुझे अभय जी जब रिपोर्ट रख रहे थे, हमारे कुलपति महोदय, तो मैं सुन रहा था कि किस तरीके से प्रताप विश्वविद्यालय ने महाराणा प्रताप से प्रेरणा लेकर के इस विश्वविद्यालय को पिछले 25 साल में जिस तरीके से आगे बढ़ाया है और साथ ही साथ विद्यार्थियों को अनेकों आयाम के साथ जोड़ते हुए नए नए कोर्सेज में उनको डिप्लोमा, डिग्री, अंडर ग्रेजुएट डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, डॉक्टरेट की डिग्री, इन सभी डिग्रियों के साथ आपने उनको लैस किया है। इसके लिए जहां मैं विद्यार्थियों को बधाई देता हूं, वहां मैं विश्वविद्यालय की फैकल्टी को साधुवाद देता हूं, जिन्होंने अथक प्रयास के साथ इन बच्चों को गढ़ा है, इन बच्चों को जीवन में सामर्थ्यवान बनाया है और इन बच्चों को आगे चल करके अपने जीवन में कैसे खड़े हों, इसके बारे में बताया है। मुझे बताया गया कि लगभग 800 डिग्रियां आज लोगों को डिजिटल माध्यम से मिली हैं। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं आप लोगों के बीच में रहता और आपसे बातचीत भी करता, वार्तालाप भी करता, आपके चेहरों को पढ़ता, आपके चेहरों से पढ़ते हुए ये जान पाता कि किस तरीके से आप आकांक्षाओं के साथ, आकांक्षाओं से भरे हुए आप नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन ये कोरोना के संक्रमण ने हम सब लोगों को एक तरीके से क्रिपल कर दिया है, हैंडीकैप कर दिया है कि मुझे वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से आप सबके दर्शन करने का मौका मिल रहा है। अच्छा होता अगर मैं आप सबके बीच में होता, लेकिन मैं शैलेंद्र जी और अभय जी को जरूर इस बात का विश्वास दिलाऊंगा कि जब कभी आप मुझे विश्वविद्यालय में बुलाएंगे, दीक्षांत में ना सही, सिर्फ आपके विश्वविद्यालय को देखने के लिए भी बुलाएंगे, तो भी मैं जरूर आऊंगा, क्योंकि शिक्षा से मेरा गहरा नाता है और शिक्षा के मंदिर के माध्यम से जो देश सेवा हो रही है वो मेरे लिए हमेशा प्रेरणा का कारण बनती है और वो मुझे प्रेरणा देती है। इसलिए मैं जरूर आज आपको भी बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं और आगे जब भी मौका मिलेगा तो मैं आप सबके साथ जुड़ूंगा। मित्रों, हम जब नौजवान होते हैं तो हमें अपने ऊपर बहुत भरोसा होता है और होना भी चाहिए। इसलिए हमारा शब्द ज्यादातर हमेशा आई 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 निकलता है। मैं होना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं अकेला कुछ नहीं होता। मैं तभी होता है जब वो हमको पहचान लेता है और हम सबको पहचान लेता है। आज डिग्री आपके नाम है, आज पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री आपके नाम है, डॉक्टरेट की डिग्री आपके नाम है, आज आपके अंडर ग्रेजुएट की डिग्री आपके नाम है। लेकिन इस डिग्री को प्राप्त करने में आपका योगदान है, पर आपका अकेला योगदान नहीं है। आज के दिन आप अपने माता पिता को भूल नहीं सकते, जिन्होंने किस कष्ट में रह करके आपको ये अच्छी शिक्षा देने का काम किया है। आज आपको उनके प्रति अपना ऋण उतारना भी चाहिए
और उनसे आशीर्वाद भी लेना चाहिए, यह मैं जरूर कहना चाहूंगा। आपके गुरुजनों ने, आपके विद्वान गुरुजनों ने जिस तरीके से आपको गढ़ा होगा, जिस तरीके से आपकी कमियों को निकाला होगा, जिस तरीके से उन्होंने आपको हौसला दिया होगा, जिस तरीके से वो आपके साथ खड़े रहे होंगे, आज उनको भी धन्यवाद देने का मौका है। ये मैं आप इसलिए बने हैं क्योंकि हम सब लोगों ने, यानी आपके विश्वविद्यालय के लोगों ने, सबने मिलकर के आपके उस प्राप्ति में अपना योगदान किया है। इसलिए उनके प्रति ऋणी रहना भी और धन्यवाद देना भी और मन से स्वीकार करना यह बहुत आवश्यक है। मैं जब विश्वविद्यालय में पढ़ा करता था तो मैं छात्र नेता भी था, और छात्र नेता होने के नाते हॉस्टल्स में देर से पहुंचता था, भोजन मेरा ठंडा हो जाता था, मेस बंद हो जाती थी। लेकिन मेस बॉय रात को 12 बजे उठ करके मेरे पास आता था, कहता था, डॉक्टर साहब, भाई साहब, आप कभी संकोच मत करना, आपका भोजन मैं गरम गरम आपको खिलाऊंगा, क्योंकि आप छात्र का काम भी करते हैं नेता के रूप में और पढ़ाई भी करते हैं, इसलिए कभी संकोच मत करना। और आज मैं अपने उस मेस बॉय को भूल नहीं सकता। वो अब उम्र दराज हो गया है, मेरा उससे अभी भी संपर्क है, लेकिन मेरी डिग्री हासिल होने में मेरी जीवन की कहानी अलग है। मैंने एक साथ लॉ किया था, अब कहां से किया था यह मैं इसकी चर्चा यहां नहीं करूंगा, क्योंकि आपको शायद मैं वो प्रेरणा नहीं देना चाहता जिस प्रेरणा से मैं गुजरा हूं। लेकिन जब मैंने लॉ पास किया तो जो मुझे एग्जामिनेशन हॉल तक ले जाते थे, किस प्रकार से वो मुझे परीक्षा में बैठाते थे, यह भी मुझे याद है। मैं उनको आज भूल नहीं सकता, क्योंकि किन विपरीत परिस्थितियों में मुझे छात्र नेता के रूप में काम करने का मौका मिला, यह मैं जानता हूं। मैं उनको भी नहीं भूल सकता जो मुझे सुबेरे 5 बजे गरम गरम कॉफी पिलाते थे और कहते थे, साहब आप चिंता मत करो, आपको दूसरा कप भी चाहिए होगा तो हम देंगे, लेकिन आप परीक्षा ठीक से दीजिए, इसकी हमको चिंता होती है। मित्रों, ये सब लोग हमारी जिंदगी में किस किस मोड़ में आकर के हमारी मदद करते हैं, जिसके कारण हम शिक्षित हुए, ये हमको समझना चाहिए। हमारे जो कपड़े धोया करते थे, यानी हमारे जो वॉशरमैन थे, जो हर सप्ताह आकर के हमसे कपड़े ले जाया करते थे, क्या उनका योगदान हमारी डिग्री हासिल होने में नहीं है, जो हमको अच्छे कपड़े पहना करके यूनिवर्सिटी में ले जाया करते थे? इसलिए मित्रों, मैं निकाल करके हम याद करो, समाज याद करो, सारा समाज लगता है तब जाकर के आपको ये डिग्री हासिल होती है। और उनके योगदान के लिए जब आप याद करते हो तो ये भी याद करना कि यह शिक्षा आपके लिए नहीं, यह शिक्षा उस समाज के लोगों के लिए है, उनके जीवन को बदलने के लिए है, उनके जीवन में खुशी लाने के लिए है, उनको हौसला देने के लिए है, और उनको खुशी प्राप्त हो, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसकी आपको चिंता करनी चाहिए। ये अगर आपने ज्ञान लेकर के आप इस यूनिवर्सिटी से जाएंगे, जिन प्रोफेसर्स ने दिन रात आपके लिए मेहनत की, ट्यूटोरियल्स लगाए, आपको पर्सनल अटेंशन दिया, जिन लोगों ने आपको हर तरीके से मदद करके आपके नर्वसनेस को उतारा है, हमें उनके प्रति ऋणी रहना चाहिए। और उनको, शिक्षक के लिए सबसे बड़ी खुशी का विषय और कुछ नहीं होता, जब वो देखता है कि उसका छात्र कहीं आगे बढ़ गया है, देश में कहीं आगे बढ़ गया है, समाज में, तो उसको जितनी खुशी होती है उतनी किसी को नहीं होती। इसलिए उनको याद रखना ये हमारी जिम्मेवारी होती है, ये हमको समझना चाहिए। दूसरी बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि शिक्षा रटने रटाने की चीज नहीं है। हम सब लोग परीक्षा के पहले सारी चीजें मेमोराइज कर लेते हैं और यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में जाकर के, यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के उसको वॉमिट कर देते हैं, लिखना शुरू कर देते हैं, और हम सोचते हैं कि वी आर वेरी गुड स्टूडेंट्स। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि रटने रटाने का जमाना चला गया, अब जमाना है एप्लीकेशन का, कॉन्सेप्ट्स का। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब आप जीवन के प्रैक्टिकल लाइफ में उतरें तो कभी भी आप मेमोरी से ज्यादा कॉन्सेप्ट पर विश्वास करें और एप्लीकेबिलिटी पर विश्वास करें, और वह आप शिक्षा को समाज के लिए कैसे रेलेवेंट बना सकते हैं, इसकी चिंता करें। अगर आप ये करेंगे तो आपकी शिक्षा समाज के लिए उपयोगी होगी, अन्यथा वो जड़मूल, जिसको कहते हैं कि फॉसिलाइज्ड हो जाएगी, उस शिक्षा का कोई अर्थ नहीं बनेगा।
वो फॉसिल बन जाएगा, उसका एप्लीकेशन हमेशा हमको याद रखना चाहिए। और एप्लीकेशन के लिए एप्टीट्यूड होना चाहिए, और एप्टीट्यूड के लिए मन में विचार होना चाहिए कि हम इसका एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं, कैसे हम इसको रेलेवेंट बना सकते हैं, इसकी हमको चिंता करनी चाहिए। मित्रों, जब भी मैं शिक्षा के बारे में चर्चा करता हूं तो मैं हमेशा कहता हूं कि भारत विश्व गुरु रहा है। भारत ने दुनिया को शिक्षा दी है, और यह कहने के लिए मैं नहीं कह रहा, नालंदा तक्षशिला इसके उदाहरण हैं। यह विश्वविद्यालय का शब्द नालंदा के साथ तब से जुड़ा है, समय अनंत काल से जुड़ा हुआ है। नालंदा, तक्षशिला, इनके विश्वविद्यालय के नाम से हम जानते हैं। हमारे जो विदेशी इंडोनेशिया के, जकार्ता के, हमारे चाइना के, हमारे जापान के लोग यहां शिक्षा हासिल करने के लिए आते रहे हैं। इसलिए यह एक एंशिएंट एजुकेशनल सेंटर रहा है। मैं बहुत से विश्वविद्यालयों के नाम गिना सकता हूं, पुरातन विश्वविद्यालयों के, जिनकी गरिमा स्थापित रही है, इतिहास उसका साक्षी रहा है। लेकिन आज मैं सिर्फ नालंदा तक्षशिला की बात करके आपको बताना चाहता हूं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि यह भी आप ध्यान रखिएगा कि हमारी शिक्षा और हमारा विचार और हमारा सामाजिक विचार ये संपूर्णता में है, होलिस्टिक में है। ये एकांगी नहीं है, ये इंडिविजुअलिस्टिक नहीं है, ये साइलोज में नहीं है, ये वाटर टाइट कंपार्टमेंट में नहीं है। अगर कार्ल मार्क्स ने कहा दास कैपिटल के माध्यम से कि पेट एक बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, भूख व्यक्ति की बहुत महत्वपूर्ण है, तो भारतीय विचार ने, और अगर कैपिटलिस्टों ने कहा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कॉम्पिटिटिव डेमोक्रेसी, तो भारत ने क्या कहा? भारत ने कहा कि जब तक मन, दिल, बुद्धि, आत्मा तीनों का मेल नहीं होता, शरीर का मेल नहीं होता, तब तक होलिस्टिक खुशी नहीं मिल सकती है। इसलिए होलिस्टिक विचारधारा रखने का भारत परंपरागत रहा है, और परंपरा के साथ हम लोगों ने इस होलिस्टिक व्यू पॉइंट को रखा है। इसको भी हमको समझना चाहिए, और इसको हमने आगे ला करके खड़ा किया है। मित्रों, हम सब लोग एक बात और भी कहना चाहूंगा। जब मैं एप्लीकेशन की बात करता हूं तो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज शुड ऑलवेज बी ब्लेंडेड विथ ट्रेडिशन, कल्चर, सिविलाइजेशन, द एंशिएंट नॉलेज, उसके साथ उसको ब्लेंड करना चाहिए। उसके बगैर वो कुछ नहीं है। वो मात्र एक, जिसको कहते हैं एक सब्सटेंस के रूप में एक इंफॉर्मेशन है आपके पास। लेकिन जब आप अपने नॉलेज को ट्रेडिशन के साथ, कल्चर के साथ, एंशिएंट नॉलेज के साथ, एंशिएंट एक्सपीरियंसेस के साथ जोड़ देते हैं, तो वह रेलेवेंट बन जाती है, और रेलेवेंस के साथ साथ वो समाज के लिए उपयोगी बन जाती है। अब हम जब अपनी शिक्षा नीति की चर्चा करते हैं तो हम हमेशा ये नीति की चर्चा करते हैं कि इसके बारे में सोच कहाँ से पैदा हुई, जो हमारी शिक्षा नीति थी, लॉर्ड मैकॉले के द्वारा दी गई। अब शिक्षा की बात करें और लॉर्ड मैकॉले की चर्चा ना करें, यह ठीक नहीं होगा। मैं लॉर्ड मैकॉले की ऑब्जर्वेशंस आपके सामने रखना चाहता हूं, जो लॉर्ड मैकॉले की ऑब्जर्वेशंस भारत के बारे में थी, और उसमें से जो शिक्षा नीति निकली होगी, जिसने हम लोगों को शिक्षित किया होगा, उसका क्या असर पड़ा होगा, उसको भी हमको समझना चाहिए। लॉर्ड मैकॉले ने अपने विचारों को जो शब्दों में रखा गया है, अब वो शब्द कहा जाता है कि लॉर्ड मैकॉले ने कहे, लेकिन उनका विचार तो वही था। उन्होंने कहा, आई हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री, आई हैव नॉट सीन वन पर्सन एज अ बेगर हु इज अ थीफ, सच वेल्थ I have seen in this country, such high moral values, people of such high caliber, that I do not think that we would ever conquer this country unless we break the very backbone of this nation, which is her spiritual, cultural heritage, and therefore it becomes our primary duty to address the educational issues. ये लॉर्ड मैकॉले का विचार था, और इस विचार के साथ साथ और क्या था? उसके विचार में यह भी था कि व्हाट वी नीड इन इंडिया इज टू प्रोड्यूस अ क्लास विच इज इंडियन इन ब्लड, टेस्ट एंड इंटेलेक्ट,
It is Indian in blood. But it should act as but it should have the intellect and taste and habits like an Englishman. And it should act as an interpreter between we the Britishers and the 1,000 Indian hungry masses over whom we rule. यानी इस उपनिवेशवाद से, इस साम्राज्यवाद से प्रेरित, ग्रसित हमारी शिक्षा नीति को एक रूप देने का प्रयास हुआ था। आज हम बड़े धन्यवादी हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2020 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई है और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आगे आ रही है, वो भारत के मूल धरती से जुड़ी हुई शिक्षा नीति है और सबका समावेश करके लगभग 2.5 से 3 लाख विचार, सजेशंस लेने के बाद और उन सजेशंस को इंप्लीमेंट करने के बाद यह नई शिक्षा नीति बनी है, जिसको समाज के सभी वर्गों ने ठीक से माना भी है और उसको सराहा भी है, इसका स्वागत भी किया है। ये मैं शिक्षा नीति के बारे में आपको इसलिए कह रहा था कि हमारी शिक्षा नीति को भ्रमित करने का भी प्रयास, कुत्सित प्रयास इंग्लिश टाइम में, ब्रिटिशर्स के टाइम में हुआ और वह लंबे समय तक हमारे देश पर प्रभावी भी रहा। लेकिन हम अगर पुराने समय को याद करें और ज़ू ज़ैंग के विचारों को याद करें तो ज़ू ज़ैंग कहते हैं कि मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ के स्कॉलर से मुलाकात की, वहाँ हमको कुछ मॉन्क्स मिले जो श्रीलंका से भी संबंध रखते थे। उन्होंने कहा कि हमने कहा कि मैं श्रीलंका भी जाना चाहूँगा। उन मॉन्क्स ने कहा कि यहाँ जो आपको प्राप्ति होगी वो कहीं प्राप्ति नहीं होगी, जो आपको ज्ञान लेना है वो यहाँ लीजिए। ये उस समय श्रीलंका के मॉन्क्स ने कहा, उनके लोगों ने कहा, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि भारत की रीति नीति से जुड़ा हुआ और भारत को पहचानने वाला भारत का दर्शन, उसके आधारित शिक्षा नीति बनेगी तो ही उसका लाभ रहेगा। और उन्होंने कहा था कि एजुकेशन इज एन इन्वेस्टमेंट विच इज गोइंग टू चेंज द सोसाइटी इन कमिंग टाइम्स। इस बात को भी रखा है। मित्रों, जो नई शिक्षा नीति जिसको हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहते हैं, उसका अंतर क्या है, जिससे आपने भी ग्रेजुएशन कर ली है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, आप वंचित रहे हैं, हम भी वंचित रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ियां उसका लाभ उठाएंगी। वो क्या है? वो है पहला स्ट्रेस है अफोर्डेबिलिटी, यानी सबको शिक्षा मिल सके, सब अफोर्ड कर सके, सबके लिए शिक्षा प्राप्त होने की व्यवस्था होना, ये पहला कमिटमेंट है। दूसरा है एक्सेसिबिलिटी, हर को शिक्षा मिलने में एक्सेसिबल हो, वह उस शिक्षा को ग्रहण कर सके, उसको इक्वल भाव से उसको ये मौका मिल सके। सिर्फ ये बड़े लोगों की ही शिक्षा का व्यवस्था न हो, सामान्य व्यक्ति भी एक्सेसिबल हो, उसको शिक्षा, इस बात का जोर दिया गया है। तीसरी बात है फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति मैथमेटिक्स के साथ साथ म्यूजिक भी पढ़ सकता है, एक व्यक्ति बायोलॉजी के साथ साथ फाइन आर्ट्स भी ले सकता है, एक व्यक्ति हमारे कॉमर्स के साथ और कॉमर्स के साथ कॉस्ट अकाउंटेंसी के साथ वो कहीं आर्ट्स का सब्जेक्ट भी ले सकता है, सोशल साइंस भी ले सकता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम इस नई शिक्षा नीति ने करने का प्रयास किया है। और दूसरा, एग्जामिनेशन सिस्टम में हमेशा एनालिटिकल कर्व क्या है और एनालिटिकल माइंड कितना बनता है, इस पर जोर दिया गया है, न कि मेमोरी करके, मेमोराइज करके वह कंसेप्चुअली स्ट्रांग ना हो। हम लोगों ने कोशिश की है कि कंसेप्चुअली बच्चा कैसे स्ट्रांग हो सकता है, इसकी चिंता की गई है। और इसके साथ साथ एप्लीकेशन ऑफ माइंड, कैसे उसका एप्लीकेशन ऑफ माइंड लगता है, कॉन्सेप्ट्स कैसे क्लियर होते हैं, ये नई शिक्षा नीति की महत्वपूर्ण विषय है जिसको हमको समझना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, पढ़ाई की भाषा 5वीं क्लास तक मातृभाषा रहेगी, ताकि बच्चा बिल्कुल अपनी भाषा में, जो वो घर में भाषा बोलता है, उस भाषा में शिक्षा ग्रहण कर ले और ताकि उसका बेस स्ट्रांग हो सके। इस बात की चिंता इस शिक्षा नीति में की गई है। मित्रों, ये स्वागत योग्य है। अब शिक्षा नीति में व्हाट टू थिंक ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाउ टू थिंक, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ थिंकिंग, व्हाट इज द मेथोडोलॉजी ऑफ थिंकिंग, हाउ टू डेवलप द मेथोडोलॉजी ऑफ थिंकिंग so that you reach to the right position, you reach to the right assessment, ये इसमें से निकलने की बात है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि आज़ाद भारत में मोदी जी ने
लंबे समय बाद जो ये शिक्षा नीति 1986 के बाद ये शिक्षा नीति 2020 में आई है, और ये शिक्षा नीति लाखों सजेशंस को लेकर के आई है, करोड़ों लोगों से के समावेश के साथ आई है, और हजार के बाद आई है। इसको हमको समझना चाहिए, और इसको इस शिक्षा नीति के माध्यम से हमको पढ़ाई को मोर इफेक्टिव कैसे बनाया जा सके, इसकी हमको कोशिश करनी चाहिए, ये मैं कहना चाहूँगा। आज इस दीक्षांत समारोह में हम सब लोग यहाँ पर आए, आपने मुझे आने का मौका दिया। जब हम महाराणा प्रताप को याद करते हैं, राजस्थान की धरती को मैं नमन करता हूँ कि ऐसे महाराणा प्रताप जिन्होंने भारत के करोड़ों लोगों को एक नई ऊर्जा, एक नई स्फूर्ति और एक नई कमिटमेंट और इस देश की रक्षा के साथ साथ देश का स्वाभिमान जगाने का काम किया है। ऐसी यूनिवर्सिटी के नाम पर जब आपने इतना अच्छा काम लिया है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लाखों विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा दे करके समाज के लिए उपयोगी बनाएंगे, और हम बच्चे जो आज डिग्रियां हासिल कर रहे हैं उनसे मैं ये पूरा विश्वास रखता हूं कि वह अपने जीवन में महाराणा प्रताप से लेकर के सभी लोगों की प्रेरणाओं को लेकर के जो उन्होंने शिक्षा हासिल की है वो समाज के लिए उपयोगी कैसे हो, इसकी ज़रूर चिंता करेंगे, ताकि आपकी शिक्षा समाज के काम आ सके, अपने सहयोगियों के काम आ सके, देश के काम आ सके, और आप देश के लिए एक उपयोगी इंस्ट्रूमेंट बन सकें। यही मैं कामना करता हूं। आप सब लोगों ने इस कॉन्वोकेशन में भाग लिया है। अंत में एक बात और कहूँगा कि हम सब लोग बहुत कर्रिस्ट हो जाते हैं, और कर्रिस्ट होने के नाते उसको टारगेट बना लेते हैं। मैं आपसे निवेदन करूँगा, दुनिया बहुत बड़ी है, सबके लिए सब कुछ रचा हुआ है। यू आर डेस्टिन्ड टू डू द बेस्ट, यू शुड हैव द कॉन्फिडेंस। कभी भी डर करके, भीरू होकर के जीवन में मत उतरना, हमेशा बुलंदी के साथ उतरना, पूरी ताकत के साथ उतरना। दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हारे हाथों में आगे बढ़ने की ताकत है। आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जीवन में उतरिए, और मन से व्हाट यू थिंक इज करेक्ट अपना जीवन उस बात के लिए लगा दीजिए, जरूर आपको सफलता मिलेगी, ये मेरा विश्वास है।